हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, मैंने अपनी वीडियो में ये आपको बहुत बार बताया है कि छोटे बिजनेस जो होते हैं, फूड स्टॉल होते हैं, फूड कैफेज होते हैं, फूड रेस्टोरेंट हैं, फूड ट्रक हैं, उनमें कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एंड उसके बाद भी कंटिन्यू बेसिस पे मैं देख रहा हूं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो भाई हैं, वो छोटी छोटी गलतियां वही कर रहे हैं, रिपीट मिस्टेक कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस खराब हो रहा है, प्रॉपर सेल उनको नहीं मिल पा रही है, वो टूट रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद वो निराश होने के बाद घर पे बैठ रहे हैं। सो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपका एक रुपया भी बर्बाद हो। और मैं यहां पर वीडियो की शुरुआत में एक प्रो टिप आपको देना चाहता हूं, पता नहीं आगे मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको लोन नहीं लेना चाहिए बिजनेस करने के लिए। मैं बस आपको सिर्फ इतनी चीज समझाना चाहता हूं, अगर आप अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए बिजनेस में फेल हो रहे हैं, अगर आप और अपने बिजनेस को बस बचाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप मत लेना। आप छोटे से करो, बट अपने पैसे से करो। लोन लेकर सिर्फ एक्सपेंशन करना होता है बिजनेस का, बस इस चीज को अपने दिमाग में रख लो। आपके पास 10,000 है, आप 10,000 से शुरू करो। मैं आपको बताऊंगा 10 से ज्यादा बिजनेस ऐसे हैं जो आप 10,000 में शुरू कर सकते हो। आपके पास 15,000 है, आप 15,000 से शुरू। आपके पास 50,000 है, आप 50,000 से शुरू करो। आपके पास 1,00,000 है, आप 1,00,000 से बिजनेस शुरू करो। बट ये मत सोचो कि आपके पास 1,00,000 है, 5,00,000 का आपने लोन अप्लाई करा, सैंक्शन हो गया, आपने ले लिया, प्राइवेट बैंक से ले लिया, और उसके बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हेडेक है आपके मन में और आप प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हो। ये गलती मत करना। आपने 10,000 में शुरू करा, आपकी अच्छी सेल हो रही है और आपको लग रहा है कि अब मेरे को अपने बिजनेस को बड़ा करना है, मुझे कुछ इक्विपमेंट लेने हैं, मुझे कुछ मशीन लेनी है, जिसकी वजह से मेरा काम बढ़ेगा। सो फिर आप लोन ले सकते हो और अपने काम को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपकी सेल नहीं हो पा रही, आपके लगाए हुए पैसे भी खत्म होने वाले हैं, 1,00,000 में आपने बिजनेस शुरू करा था और आपको पर डे की सेल 2,000 भी नहीं आ रही है, और फिर आप सोच रहे हो नहीं मैं नई मशीनें ले लेता हूं, नए इक्विपमेंट लेता हूं, काम को बढ़ाता हूं, फिर आपको सही स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, ना कि मनी की रिक्वायरमेंट है। सो अपने सर पे बोझ मत बढ़ाओ, अपने कर्जा मत बढ़ाओ, अपनी स्ट्रैटेजीज को सुधारो, अपने तरीके को सुधारो, अपने काम के प्रोसेस को सुधारो, अपने टेस्ट को सुधारो। आपका जिस दिन काम चलने लग जाएगा, फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हो। छोटे छोटे फूड बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वाइड मेन्यू। अब ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। नए जब हम लोग आते हैं ना बिजनेस में, जो भी मेरे यंगस्टर्स हैं, वो जब भी फूड बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं, सो उनके मन में पता क्या होता है कि मैं ये भी रखूंगा, मैं वो भी रखूंगा। मैं मतलब चाइनीज में भी वो बहुत सारी वैरायटीज रखना चाहते हैं, साउथ इंडियन भी रखना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल भी रखना चाहते हैं। मतलब मेरे को जब वो लोग कांटेक्ट करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कांटेक्ट करते हैं, इंस्टा पर डीएम करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं कि आपका मेन्यू डिसाइड है, नहीं सर मैं मेन्यू मैं बहुत कुछ रखना चाहता हूं, मैं ये भी रखूंगा, मैं सैंडविच रखूंगा, बर्गर रखूंगा, नूडल्स रखूंगा, मैक्रोनी रखूंगा, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें वो गिना देते हैं। और जहां पर जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपको इनमें से क्या बनाना आता है, सर मेरे को बनाना कुछ नहीं आता। सो परफेक्शन के साथ काम करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको मेन्यू कितना बड़ा रखना है और उस मेन्यू को कैसे मैनेज करना है। और एक चीज़ यहां पर मैं प्रो टिप आपको देना चाहूंगा, आप जो भी मेन्यू रखते हैं, आप कोशिश करिए कि कम प्रोडक्ट में, मतलब कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो। अब छोटी सी और एक यहां पर बात बताता हूं। आपने मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू देखा है, आपने केएफसी का मेन्यू देखा है। मेन्यू बहुत छोटा होता है उनका, लेकिन दिखने में बड़ा लगता है। बर्गर वही है, आपको सेपरेट भी मिल रहा है अला कार्ट में, और उसके बाद आपको मील में भी मिल रहा है। आपको बड़ी मील मिल रही है, छोटी मील मिल रही है, आपको हैप्पी मील मिल रही है। तो आप समझो वो करना क्या चाहते हैं, अपनी कैटेगरी को बढ़ा दिया है, बट वेराइटी कमी है। वो मेन्यू देखने में बड़ा लगता है और उनके एक ही रॉ मटेरियल से हर तरीके के फूड जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें यूज हो रहा है। लेटस डल रहा है, सब में अनियन डल रहा है, वही सारी चीजें यूज हो रही हैं। अब उनको हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चीज नहीं चाहिए। अब आपने साउथ इंडियन रखा, आपको अलग रॉ मटेरियल चाहिए। आपने चाइनीज रखा, आपको अलग रॉ मटेरियल चाहिए। आपने इंडियन कॉन्टिनेंटल फूड रखा, आपको अलग रॉ मटेरियल चाहिए। सो इतने सारे रॉ मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना, उनकी इन्वेंट्री करना, उनकी एक्सपायरीज को ध्यान रखना, परेशान हो जाओगे। तो एक कैटेगरी को चूज करो, कम मेन्यू रखो, बट परफेक्शन लाओ, उसमें प्रॉपर टेस्ट लाओ, आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैड लोकेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो कभी भी ये मत सोचना बिजनेस शुरू करने से पहले कि वहां पर रेंट कम है, वहां पर रेंट ज्यादा है। जहां पर लोकेशन अच्छी होगी वहां का रेंट ज्यादा होगा, और हर दिन जब आपके पास 100 कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, आपका वो रेंट मायने नहीं रखता कि आप कितना ज्यादा दे रहे हैं। सो रेंट 2,000-3,000 ज्यादा चला जाए, एक परफेक्ट लोकेशन चूज करो। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भैया हम सही लोकेशन जब ढूंढने की आप बात करते हैं, सो आप हमें बताइए कि आपने किससे बात करी थी, आपने अपना फूड स्टॉल कहां पे लगाया था। देखो फूड स्टॉल लगाने के दो तरीके होते हैं, एक सरकार की संपत्ति पे, एक किसी इंडिविजुअल की संपत्ति पे। सो मैं हमेशा कहता हूं अगर आप सरकारी प्रॉपर्टी पे या सरकारी जगह पर लगा रहे हो, सो आपको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है। कई केसेस में वो परमिशन नहीं भी मिलती, और परमिशन मिलने के बाद भी पुलिस तंग कर सकती है, आपको
जो है वो हटवा सकते हैं वहाँ से, नगर निगम के दफ्तर से कोई आकर आपको बोल सकते हैं लोकेशन चेंज करो। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। मगर अगर मार्केट में किसी की जगह है सो आप उनसे बात करो, उनको रेंट पे करके उनकी प्लॉट पर आप लगा सकते हो या किसी की दुकान के बाहर आप लगा सकते हो। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है आप अपना ठेला दुकान के अंदर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ होती है, आपको सपोर्ट मिल जाता है, एक बैक सपोर्ट आपके पास रहता है। सो अगर आप अकेले कहीं पर लगा रहे हो जाकर तो उससे बेहतर है आप किसी की प्लॉट पे लगा लो, किसी की प्रॉपर्टी पे लगा लो या किसी की दुकान के बाहर लगाओ और फिर अपने काम को शुरू करो। बट मेन मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा दूर दराज में जाकर अपना फूड स्टॉल नहीं खोलना है। मार्केट है, लोग ऑलरेडी आ रहे हैं तो बने बनाए फुटफॉल, बने बनाए कस्टमर आपको मिल जाएंगे। सो फ्रॉम डे वन से आपको अच्छी सेल मिलने लग जाती है। बट अगर आप एक सेपरेट लोकेशन पे अलग से जाकर खोलते हो सो आपको अपने कस्टमर, अपना नाम, अपना प्रोडक्ट का टेस्ट लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है और आपको एक एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है, तब आपको सेल मिलती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भैया टेम्परेरी शेफ़। अब शेफ़ आता है 2 महीने काम करा छोड़ के चला गया। सो इसका सॉल्यूशन तो भैया फूड बिजनेस में आप छोटे लेवल पे नहीं ढूंढ सकते। और छोटे लेवल पे इस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ही समाधान है कि आपके पास एट ए टाइम 2-3 शेफ़ के नंबर होने चाहिए और जो शेफ़ आपका काम कर रहा है उसको वो फैसिलिटीज़ दो कि वो आपको छोड़ कर ना जाए। आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, र्यूड बिहेवियर है, प्रॉपर जितना काम उससे आप ले रहे हो उतनी उसको सैलरी नहीं दे रहे हो, सो कोई भी छोड़कर जाएगा। आपको आप बदल भी लोगे उसको, आप वो छोड़कर चला गया, कोई और आप उसी सेम सैलरी पर, उसी सेम वर्किंग क्राइटेरिया पे आप रखे हो, वो भी आपको छोड़कर जाएगा एक दिन बाद। सो वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं आपके शेफ, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो, आपका कोई भी शेफ आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और जो शेफ आपके पास काम कर रहा है हमेशा अपने शेफ से उनके दोस्तों का नंबर ले लो जो ऑलरेडी इसी फील्ड में हो। सो जब वो छोड़कर जाता है तो आप किसी ना किसी शेफ को ला सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, फूड बिजनेस में जब आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं आपके स्टाफ से, आपके शेफ से, आपके वेटर से, सो आपका काम बहुत अच्छा चलता है। और आपका शेफ नौकरी छोड़ने से पहले आपको बताता है कि सर मैं इतनी तारीख को छोड़कर जा रहा हूँ बट मैं उसके रिप्लेसमेंट में आपको अपना दोस्त देकर जा रहा हूँ। वो कराते हैं, अरेंज कराकर वो आपके बिजनेस में ऐसे चिंता करेगा जैसे वो आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो वो आपको उनको शो करना होता है कि ये बिजनेस ही एक फैमिली है और हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। हैप्पी एम्प्लॉय इज इक्वल टू हैप्पी कस्टमर, ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो। आपने अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात करी, वो आपके कस्टमर से बदतमीजी से बात करेगा और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका सेल लॉस होगा, आपके ब्रांड की वैल्यू कम होगी। सो बस इतना समझ लो कि आप अपने एम्प्लॉय से आप बदतमीजी कर रहे हो, आप ये समझ लो कि आप अपने कस्टमर से बदतमीजी कर रहे हो। आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा रख रहे हो, ये समझ लो वो आपके कस्टमर को हैप्पी ट्रीट करेंगे, गोल्डन मोमेंट्स क्रिएट करेंगे और आपका कस्टमर खुश रहेगा। सो आप कितना भी उनको डांट लो, चिल्ला लो, काम हर किसी के करने का तरीका अलग होता है। तरीके को समझो, इवैल्यूएट करो उनको और सिखाओ, गाइड करो, आपका काम सही हो जाएगा। बट चिल्लाकर, डांटकर, लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करके उसका ऑपरेशंस के टाइम पे, काम करने के टाइम पे स्माइलिंग फेस कभी नहीं होगा। और जहाँ पर कस्टमर जाता है और वहाँ पर र्यूड बिहेवियर मिलता है एम्प्लॉइज़ का, वहाँ पर कोई भी दोबारा नहीं जाना चाहता। सो इसलिए हैप्पी फेस के साथ जब फूड बिजनेस में काम होता है, फूड बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ जे कर्व में जाता है, ग्रो करता है। इसके अलावा जो चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि भैया हमारा स्टॉल है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड नहीं बेच सकते, हम बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट रखते हैं तो कोई हमसे खरीदता नहीं है। ये गलत धारणा है आपकी। अब तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है। अगर आपके मेन्यू में, आपके प्रोडक्ट में, आपके टेस्ट में वो दम है, आप क्लीननेस से, हाइजीन के साथ काम करते हो, आप प्राइस चार्ज कर सकते हो और कस्टमर हंसता हंसता पे करता है। आपने बहुत देखा होगा ना कि हेल्दी सैलेड्स चल रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं स्टॉल्स में, कार्ट्स में, जहाँ पर लोग ग्लव्स पहनते हैं, हेयर कैप पहनते हैं, हेड कैप पहनते हैं, एप्रन पहना हुआ है, एप्रन पे सुंदर सा लिखा है हैप्पी शेफ और काम कर रहे हैं बढ़िया खुशी के साथ में, पूरी हाइजीन के साथ में, साफ सफाई के साथ में काम हो रहा है। सो लोग वहाँ पर चार्ज पे करते हैं। अब वहीं पर कहीं गंदी संदी जगह है, जो फूड आप खा रहे हैं उसमें टेस्ट भी नहीं है, वहाँ पर आपको प्राइस देते हुए खलेगा। लेकिन जहाँ पर आपको दिख रहा है ना साफ सफाई से काम हो रहा है, हाइजीन से काम हो रहा है, मक्खियाँ नहीं घूम रही हैं और जो आप फूड ट्राई कर रहे हैं उसमें टेस्ट भी अच्छा है, सो फिर आप आराम से पैसा दे सकते हो। आप खुद को अपनी जगह रख कर देखो एज अ कस्टमर, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सो ये चीज़ कहीं भी नहीं होती कि हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, आप ओवर प्राइस मत चार्ज करो जिसकी वजह से कस्टमर को थोड़ा सा फील हो। तो जितना वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए कस्टमर को, आप ये चीज़ समझ लो। आप एक आलू टिक्की बर्गर बेच रहे हो, सो आपको पता होना चाहिए इस बर्गर में आपकी लागत कितनी आई है और आप कितना परसेंटेज इसमें रख रहे हो अपने प्रॉफिट का। आप 30% ले रहे हो, 50% ले रहे हो। और मैं कहता हूं कि जो आपके रेस्टोरेंट का कार्ट का सबसे सस्ता प्रोडक्ट हो उसमें आपका मार्जिन बहुत कम होना चाहिए।
महंगे प्रोडक्ट्स में मार्जिन कमाया जाता है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि आप अगर सस्ते प्रोडक्ट को ही महंगा रखोगे, मतलब आप सस्ते प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन कमाओगे, तो आप वहाँ पर क्वालिटी नहीं दे पाओगे। कैसे क्वालिटी दोगे? क्योंकि आपको भी कमाना है। 30 रुपये का बर्गर है और आपने 30 रुपये के बर्गर में 15 रुपये खुद कमाने, तो 15 रुपये में आप क्या बनाकर दोगे? बेकार क्वालिटी ही दोगे, तभी आप 15 रुपये बचा पाओगे। और जहां पर आप 15 रुपये बचाओगे, पहला बर्गर, सस्ता बर्गर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। चाहे आप मैकडॉनल्ड्स का ले लो, आलू टिक्की बर्गर, या KFC का पोटैटो जिंगर ले लो, सबसे ज़्यादा बिकता है। और उसकी ही हाईएस्ट सेल की वजह से जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जो हैवी प्राइस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, वो भी बिकते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान से रखो। इसके अलावा दोस्तों, जो पांचवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है फाइटिंग विद अदर शॉप्स। अभी मैं कुछ यंगस्टर्स को जानता हूं, जब उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को कॉल करते हैं, भैया मेरी ना सामने वाली शॉप वाले से लड़ाई हो गई, मैं जब से बिजनेस मैंने शुरू किया वो तब से मेरे से चिढ़ता है। वो जिस दिन मैंने ओपनिंग करी थी, बस उस दिन आया था, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, और उसके बाद से वो मुझसे जलता है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपको पता है वो आपसे जलता है, तो उससे आंखें घुमाकर, उससे नाराजगी जताकर कोई फायदा नहीं है। आपको अगर पता है ना वो आपसे जलता है, आप और अच्छे से उससे बात करो और प्यार से उससे बात करो। कब तक चिढ़ेगा, कब तक जलेगा? आप अपना धंधा कर रहे हो। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लड़ाई झगड़े की, गुस्से की, एरोगेंट की, हाई पिच की कोई जगह नहीं होती है। आपको चिल्लाना नहीं होता है। और अगर आप टीनेजर हैं, यंगस्टर हैं, तो मुझे पता है आपका गर्म खून है और आप बहुत गुस्से वाले होंगे। मैं खुद था यार। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैकडॉनल्ड्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं मैकडॉनल्ड्स में असिस्टेंट मैनेजर का मैंने जब काम किया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि यार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम होता कैसे है। मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके पास बजट कम है, आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, नहीं आपको डर लगता है बिजनेस में आने में, तो आप जॉब कर लो, कोई शर्म नहीं है। जब आप इस इंटेंशन से जॉब करते हो ना कि आपको सीखना है, 2 महीने भी बहुत होते हैं। तो मैंने भी सीखा मैकडॉनल्ड्स में। मैंने देखा कि भाई कस्टमर से किस तरीके से बात करनी होती है, गोल्डन मोमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत कुछ। वो एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि अगर आप बहुत गुस्से वाले हो, आप अपने इस नेचर को छोड़ने की कोशिश करो, थोड़े से पोलाइट हो जाओ, प्यार से बात करना शुरू करो, आपको अपनी सेल भी बढ़ती हुई दिखेगी। आप कस्टमर से थोड़ा सा फैमिलियर होना शुरू करो, कस्टमर से बात करो। कस्टमर्स को अच्छा लगता है, वो बार बार आपके पास ही आएंगे। वो 10 दुकानें छोड़कर आपके पास आना पसंद करेंगे अगर आप उनसे फैमिली बिहेवियर रखते हैं। बस इतनी सी अगर आप काम कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका फूड बिजनेस चलेगा। और एक और छोटी सी चीज़, हम जैसे हमारा बिजनेस चलने लगता है, हम फ्री हो जाते हैं। हमने सब कुछ शेफ पे छोड़ दिया, हमने स्टॉल पे जाना बंद कर दिया, हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। बिजनेस ने अभी चलना शुरू किया है। मैं कहता हूँ ना, बिजनेस हो या बच्चा हो, उसको बहुत बहुत प्यार से, लाड से और संभाल के पालना पड़ता है। संभाल के बिजनेस को बड़ा करना होता है। एक गलती, करियर खत्म। इसलिए जो आपका बिजनेस के ग्रोइंग टाइम होते हैं, वहां पर आपको बिजनेस को किसी और के हाथों में नहीं सौंपना होता। क्या आप अपने बच्चे को किसी और को दे सकते हो, सौंप सकते हो कि भैया इसको पाल ले? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं छोड़ सकते। आप तो एक दिन के लिए नहीं दोगे किसी को। आप अपने बिजनेस को महीनों महीनों के लिए किसी और को क्यों सौंप देते हो? तो इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोसेस आप समझ जाओ अपने बिजनेस का, तभी आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन से फ्री हो। आपका काम डेली बेसिस के बर्गर बनाने में नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान डेली सेल बढ़ाने में नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है, अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, अपने बिजनेस का नाम कैसे करना है, एक रेस्टोरेंट से 10 कैसे करने हैं, एक स्टॉल से 10 कैसे करने हैं, अपने सारे कस्टमर्स को 100% सेटिस्फाई कैसे करना है, रिपीट कस्टमर का रेशियो कैसे बढ़ाना है, जो एक बार आया वो बार बार आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन से ऑफर चलाने, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। बस इतना कर लो आप, आपका काम चलेगा। और मार्केटिंग जरूर करा करो, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा। कोई भी नया त्यौहार आया, अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पे आपने क्रिसमस ट्री सजाकर लगा दी, देखो लोगों को दिखती हैं ये चीज़ें कि यार ये बंदा सही है, एक्टिव है, थोड़ा वहाँ पर जाएंगे। जो भी चीज़ आ रहा है, ऑफर दो, डिस्काउंट दो, आपका काम चलेगा। कभी मत सोचो यार छोटा सा स्टॉल है, क्या मैं क्या डिस्काउंट दे सकता हूँ, क्या ऑफर दे सकता हूँ। बहुत सारे डिस्काउंट हैं, बहुत सारे कूपन्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं जो आप चला सकते हो और अपनी सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो में एक भी पॉइंट रेलेवेंट लगा हो तो आप मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। और अगर आप फूड बिजनेस में और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि और लोग भी उस प्रॉब्लम को समझ पाएँ और अपने बिजनेस में वो गलती ना करें जिसकी वजह से उनका कोई भी नुकसान ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।